10 दिसंबर 2021। नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। संसदीय समिति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में कोष के दोषपूर्ण उपयोग पर आपत्ति प्रकट की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर योजना पर परामर्शिका जारी की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2023 में गगनयान के प्रक्षेपण की घोषणा की है। भारत के पास वर्ष 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर होंगे। संविधान सभा की ऐतिहासिक पहली बैठक के 75 वर्ष पूर्ण हुए और केंद्र ने कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। अब खबरें विस्तार से। संसदीय समिति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में कोष के दोषपूर्ण उपयोग पर आपत्ति प्रकट की है। यह निष्कर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विशेष संदर्भ में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर 5वीं रिपोर्ट का हिस्सा है। इसे हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। BBBPS यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को वर्ष 2014-15 में प्रारंभ किया गया था। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा शिक्षा मंत्रालय अर्थात इन 3 मंत्रालयों का समन्वित प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करना है। BBBP योजना में व्यक्तिगत रूप से नकद प्रोत्साहन घटकों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस कारण ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना नहीं है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से महिला और बाल विकास मंत्रालय ने BBBP अभियान के कार्यान्वयन के लिए चयनित जिलों के जिला कलेक्टरों को प्रत्यक्ष सहायता अनुदान का वितरण शुरू कर दिया है। योजना का प्रमुख अवलोकन या सिफारिशें। प्रावधान: निधियों का आवंटन और निधि जारी करना। मुद्दे हैं, योजना की शुरुआत के बाद से राज्यों द्वारा केवल 25.13% धनराशि व्यय की गई है। BBBP के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य हस्तक्षेपों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय पर कोई अलग अलग जानकारी नहीं है। इससे संबंधित सिफारिश है कि राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को पहले जारी की गई राशि के वास्तविक उपयोग के आधार पर और पिछली निधियों के व्यय और उपयोग की उचित जांच के बाद ही निधियां जारी की जाएं। व्यय करने का प्रारूप: वर्ष 2016 से 2019 की अवधि के दौरान जारी किए गए कुल 446.72 करोड़ रुपयों में से केवल मीडिया विज्ञापन पर 78.91% व्यय किया गया था। इससे संबंधित सिफारिश है कि विज्ञापनों की बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्य सिफारिशें कुछ इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण उन अन्य जिलों, राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए जहां बाल लिंगानुपात तुलनात्मक रूप से कम है। स्वयं सहायता समूहों, निजी एवं गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी आदि के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। स्कूलों में लड़कियों का पुनः नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को ट्रैक किया जाना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर योजना पर परामर्शिका जारी की। मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि इसके द्वारा किसी भी विक्रेता को अधिकृत नहीं किया गया है। ये योजना केवल विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा ही राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर संयंत्रों के माध्यम से 40 गीगावाट की संचयी क्षमता प्राप्त करने के लिए वर्ष 2019 में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप और लघु सौर विद्युत संयंत्र कार्यक्रम का चरण 2 शुरू किया गया था। ध्यातव्य है कि इसके चरण 1 को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य हैं सभी उपभोक्ता खंडों जैसे आवासीय, संस्थागत, सामाजिक, सरकारी, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना और रूफटॉप सोलर के परिनियोजन को तीव्रता प्रदान करने के लिए डिस्कॉम्स को सबसे आगे लाना। रूफटॉप सोलर के लाभ: पारेषण और वितरण हानियों में बचत, अतिरिक्त भूमि की कोई आवश्यकता नहीं, स्थानीय रोजगार सृजन, स्थानीय आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति करके बिजली के बिलों में कमी लाना इत्यादि
रूफटॉप सोलर के लाभ हैं। रूफटॉप सोलर योजना में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए किए गए अन्य उपाय, आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता और चरण 2 के तहत डिस्कॉम्स के लिए विभिन्न स्लैब के अंतर्गत प्रोत्साहन। नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ये परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2023 में गगनयान के प्रक्षेपण की घोषणा की है। ये भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसकी घोषणा वर्ष 2018 में की गई थी। इसे वर्ष 2022 में प्रक्षेपित किया जाना था, किंतु कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इसके प्रक्षेपण में विलंब हो गया। गगनयान के पहले चालक दल रहित मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2022 की दूसरी छमाही के लिए निर्धारित है। इसके बाद दूसरा चालक दल रहित मिशन व्योममित्र को साथ ले जाएगा। व्योममित्र इसरो द्वारा विकसित एक मानव रोबोट रूपी अंतरिक्ष यात्री है। अंततः वर्ष 2023 में प्रथम चालक दल सहित गगनयान मिशन को प्रक्षेपित किया जाना है। आइए आपको गगनयान के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इसका उद्देश्य भारतीय प्रक्षेपण यान पर मानव को निम्न भू कक्षा में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करना है। ये 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी के 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भू कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ऑर्बिटर मॉड्यूल में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसके पेलोड में शामिल है मानव को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान क्रू मॉड्यूल और 2 तरल प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित सर्विस मॉड्यूल। इसमें आपातकालीन निकास और आपातकालीन रूप से मिशन को निरस्त करने की क्षमता है। GSLV Mk3, जिसे LMV3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहा जाता है, 3 चरणों वाला भारी उत्थापन प्रक्षेपण यान है। इसका उपयोग गगनयान को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाएगा। भारत के पास वर्ष 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर होंगे। इसके अलावा 12 अन्य परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी गई है। वर्तमान में 6,780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर परिचालित हैं। परमाणु रिएक्टर परमाणु विखंडन के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करते हैं। परमाणु विखंडन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक परमाणु का नाभिक ऊर्जा विमुक्त करते हुए 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में विभाजन हो जाता है। विखंडन रिएक्टरों के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इनके लाभ हैं कि ये परमाणु रिएक्टर कोई प्रदूषणकारी गैस उत्सर्जित नहीं करते हैं। ईंधन की कम लागत, विद्युत स्टेशनों की लंबी कार्यशील अवधि आदि इनकी विशेषताएं हैं। साथ ही बात करें अगर इनकी हानि की, तो इसके अपशिष्ट रेडियोधर्मी प्रकृति के होते हैं और इनका सुरक्षित निपटान बहुत जटिल एवं महंगा है। निर्माण और सुरक्षित रूप से उपयोग बंद करने की लागत बहुत अधिक है। इनमें व्यापक स्तर की दुर्घटनाएं विनाशकारी सिद्ध हो सकती हैं। अब बात करते हैं देश में परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना को सक्षम बनाने के लिए उठाए गए कदमों की। परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय परमाणु बीमा पूल का निर्माण किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उद्यमों को परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन किया गया है। ईंधन की आपूर्ति सहित परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए विदेशों के साथ समझौतों को सक्षम बनाया जा रहा है। संविधान सभा की ऐतिहासिक पहली बैठक के 75 वर्ष पूर्ण हुए। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 की सिफारिशों के आधार पर भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के द्वारा मान्यता दी गई थी। सदस्यों का चयन कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित योजना के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से 292 सदस्य चुने गए थे। इसमें शामिल 93 सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। 4 सदस्यों ने चीफ कमिश्नरी वाले प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया था। हालांकि
क्योंकि 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई थी और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। परिणाम स्वरूप संविधान सभा की सदस्यता घटकर 299 रह गई थी। सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। केंद्र ने कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। इस कदम से खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही फसलों में इन कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित होगा। आइए अब आपको बताते हैं प्रमुख दिशा निर्देशों के बारे में। ऑपरेटरों को किसी भी परिचालन से पूर्व नागर विमानन महानिदेशालय से एक विशिष्ट पहचान संख्या और मानव रहित विमान ऑपरेटर परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। परिचालन से पहले स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना होगा। इसके अतिरिक्त सभी सुरक्षा सावधानियों जैसे जल निकाय के पास छिड़काव न करना, लक्षित और गैर लक्षित क्षेत्र के बीच बफर जोन बनाए रखना, जनता को पूर्व सूचना देना आदि का पालन करना होगा। खेती में ड्रोन की भूमिका में मृदा और क्षेत्र नियोजन, फसल निगरानी, खरपतवार, कीट एवं बीमारियों से फसल सुरक्षा, सटीक फसल छिड़काव, सिंचाई प्रबंधन, टिड्डी नियंत्रण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सुदूर संवेदी डेटा संग्रह के लिए उपयोग आदि शामिल हैं। ड्रोन का उपयोग करने के लाभ: कार्यबल की आवश्यकता को कम करना, अनुप्रयोग के समय को न्यून करना, जल का अल्प उपयोग करना, रसायनों की मात्रा कम करना, दक्षता और सटीकता में वृद्धि करना आदि ड्रोन का उपयोग करने के लाभ हैं। इससे संबंधित चुनौतियां हैं। ड्रोन संचालन की निगरानी के लिए विनियामक ढांचा अब भी तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीमित उड़ान समय और सीमा, लघु कृषि जोत आदि अन्य समस्याएं हैं। अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। मोटे अनाजों की खरीद, आवंटन, वितरण व बिक्री के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन। मोटे अनाज की खरीद, आवंटन, वितरण और बिक्री के लिए केंद्र ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत इन जिन्सों की खरीद एवं खपत में वृद्धि करने के लिए ज्वार और रागी की वितरण अवधि को क्रमशः 6 और 7 महीने तक बढ़ा दिया गया है। ज्ञातव्य है कि पहले राज्यों द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदे गए मोटे अनाज को खरीद अवधि के समाप्त होने के 3 महीने के भीतर वितरित किया जाना आवश्यक था। मोटे अनाज कई खरीफ फसलों का एक व्यापक उपसमूह है। इसमें मक्का या मकई के साथ जौ, ज्वार, बाजरा, रागी आदि शामिल हैं। बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। ध्यातव्य है कि ये देश में डिजिटल भुगतान के सबसे बड़े उद्यमों में से एक के रूप में उभरा है। पेटीएम बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इससे संबंधित लाभ हैं: प्राथमिक नीलामियों में भाग लेना, सीमांत स्थायी सुविधा में भागीदारी के साथ साथ निश्चित दर और परिवर्तनीय दर, रेपो एवं रिवर्स रेपो दर आदि। इसके साथ ही बैंक अब सरकार द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदारी के लिए भी पात्र होगा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक GHSI 2021 GHSI महामारियों के विरुद्ध तैयारी के लिए 195 देशों की क्षमताओं का आकलन करता है। इसे गैर लाभकारी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटीज द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। इसके मुख्य निष्कर्ष हैं: सभी आय स्तरों वाले देश भविष्य के महामारियों के खतरों से निपटने के लिए तैयार नहीं है। GHSI स्कोर पर विश्व के समग्र प्रदर्शन में वर्ष 2021 में 38.9 अंकों तक की गिरावट दर्ज की गई है। भारत के प्रदर्शन में भी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकांश देशों ने महामारियों से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश नहीं किया है। हैदरपुर आर्द्र भूमि। भारत ने हैदरपुर आर्द्र भूमि को देश के 47वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया है। रामसर एक आर्द्र भूमि स्थल है। इसे रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किया गया है। ये कन्वेंशन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। यह संधि वर्ष 1975 में लागू हुई थी। हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर स्थित है। इसका गठन वर्ष 1984 में सोलानी और गंगा नदियों के संगम पर मध्य गंगा बैराज
बैराज के निर्माण द्वारा किया गया था। ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। ड्रैगन फ्लाई अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की अपडेटेड लाल सूची में इन प्रजातियों के पहले वैश्विक मूल्यांकन के परिणाम जारी किए गए हैं। इन परिणामों के अनुसार 6016 प्रजातियों में से 16% प्रजातियों के समक्ष विलुप्त होने का खतरा है। आइए आपको ड्रैगन फ्लाई के बारे में बताते हैं। ड्रैगन फ्लाई ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति के अत्यधिक संवेदनशील संकेतक हैं। इनके लिए प्रमुख खतरों में आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण के लिए वनोन्मूलन, जल विद्युत संयंत्र के परिणाम स्वरूप नदी के प्रवाह में बाधा, बांध और जलाशय निर्माण तथा कृषि के लिए जल निकासी शामिल हैं। गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा HEA पर प्रमाणन का कोर्स। इस पाठ्यक्रम को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया है। HEA एक घर में विभिन्न ऊर्जा खपत उपकरण और उपकरणों के ऊर्जा उपयोग के उचित लेखांकन, निगरानी एवं विश्लेषण को सक्षम बनाता है। ये ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए व्यवहार्य समाधान और सिफारिशों के साथ एक तकनीकी रिपोर्ट भी प्रदान करता है, ताकि ऊर्जा बिल एवं उपभोक्ता के कार्बन पदचिह्न को कम किया जा सके। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये वास्तुकला के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। इसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार ब्रिटिश महारानी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित किया जाता है। उस व्यक्ति या ऐसे लोगों के समूह को दिया जाता है जिनका वास्तुकला की उन्नति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भारत से बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है। उन्होंने ली कार्ब्यूसियर के साथ कार्य किया है। उनके कार्यों में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु और अरण्या लो कॉस्ट हाउसिंग इंदौर शामिल हैं। उन्हें प्रित्जकर पुरस्कार और आगा खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पैरा स्पोर्ट्स को प्राथमिकता श्रेणी में स्थान। सरकार ने पैरा एथलीटों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने हेतु पैरा स्पोर्ट्स को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा है। इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार पैरा एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है, जैसे दिव्यांग लोगों के बीच खेल को बढ़ावा देना। ये खेलो इंडिया योजना के कार्यक्षेत्र में से एक है। राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता प्रदान करना और राष्ट्रीय खेल विकास कोष। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।